Hello students, today in this lecture we are going to discuss about consumerism. What is consumerism and what is meant by consumer protection and what is the mechanism of consumer protection in India. कंज्यूमरिज्म क्या है? पहली बात तो ये समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है. कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी गुड प्रोडक्ट या सर्विस अपने कंजम्पशन के लिए परचेज करता है कहीं से मार्केट प्लेस से, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और उस कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं. वो राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं या कंज्यूमरिज्म कहते हैं. So what is consumerism? Consumerism is an organized movement of citizens and government to strengthen the rights and power of buyers in relation to sellers. मतलब क्या है इसका कि इट इज एन ऑर्गेनाइज मूवमेंट, अनऑर्गेनाइज नहीं है. ठीक है, लोग आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ सिटीजन्स के आपस में ग्रुप बनाते हैं और सरकार होती है साथ में. वो लोगों के या कंज्यूमर के राइट्स को मजबूती देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं एज कंपेयर टू सेलर्स. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सेलर है वो कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल कर दे और बाद में पता चला कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता. कंज्यूमर के पास कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए जिससे वो कुछ एक्शन ले सके. ठीक है, consumerism refers to the wide range of activities of the government, business and independent organizations designed to protect the rights of consumers. Again, जो पहले पॉइंट में लिखा गया था उसी को यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में लिखा गया कि इसमें कुछ एक्टिविटीज आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, बिजनेस की हो, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हो, एंड इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन कंज्यूमरिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म बेसिकली वो एक्टिविटीज, हम लोग कंज्यूमरिज्म किसको कहते हैं? उन एक्टिविटीज को कहते हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट की हो. गवर्नमेंट की एक्टिविटीज क्या होंगी? गवर्नमेंट कोई लॉ पास करेगी, कोई एक्ट पास करेगी. ठीक है, कुछ ना कुछ अथॉरिटी अपॉइंट करेगी इस चीज को, ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहां पर कंज्यूमर्स के राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया हो. ठीक है, बिजनेस की क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं कि फेयर प्रोडक्ट देना, ठीक है, या प्रोडक्ट से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन देना, तो ये बिजनेस की एक्टिविटीज में आ जाएगा. इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? जैसे कुछ एनजीओ हो सकते हैं या कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कुछ ऐसे फोरम्स हो सकते हैं जहां पर कंज्यूमर्स अपनी आवाज को रख सकते हैं. ठीक है, वो एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करता है बिजनेस के ऊपर कि वो अपनी मनमानी ना करे. ठीक है, एक सही, जिसको कहते हैं कि सही प्राइस पर सही प्रोडक्ट दे, ओवर प्राइस ना करे, या जितनी चीज प्रॉमिस करी गई है उस प्राइस रेंज पर वो चीज ऑफर करी जाए. Consumerism is a collective consciousness on part of consumers, businesses, government and civil society to enhance consumer satisfaction and social welfare, which will in turn benefit all of them and finally make the society a better place to live in. ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा और ब्रॉड डेफिनेशन है, ये सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आ जाती है. ठीक है, इसमें अगेन इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात आ जाती है. मतलब कि एक इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि एक कलेक्टिव सोच. ठीक है, एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, या इसको हम लोग और उस तरीके से कह सकते हैं, जब कॉन्शियसनेस की बात आती है कहीं ना कहीं एथिक्स की बात आ जाती है. ठीक है, एक व्हाट यू कॉल, हिंदी में इसका शब्द आ जाएगा अंतरात्मा की बात आ जाती है. ठीक है, इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी में अगेन हमारे कुछ एनजीओ वगैरह आ जाते हैं. गवर्नमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स, कंज्यूमर्स और बिजनेस दो तो पार्टीज होंगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या होगा, एक बायर होगा, बिजनेस होगा, उसका सेलर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा. ये दो पार्टीज तो इन्वॉल्व हैं. लेकिन क्या उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस हो रहा है, क्या वो फेयर तरीके से हो रहा है? ठीक है, इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की आ जाती है, इसमें जिम्मेदारी साथ में सिविल सोसाइटी की आ जाती है टू एनहेंस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. देखिए, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कोई भी देश है, या स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, सो इट इज अ वेलफेयर स्टेट. व्हाट इज पैरामाउंट इज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स. अब वो वेलफेयर कैसे इंश्योर होगा? कोई ना कोई हम लोग किसी ना किसी एक सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में ऑपरेट करेंगे. इकोनॉमिक सिस्टम अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि क्या यहाँ पर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है. मतलब एक
एक सर्टेन प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर बिजनेसेस ये इकोनॉमी रन हो करती है, ठीक है। अब इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जो भी एक्टिविटीज होंगी, वो एक्टिविटीज क्या सिर्फ बिजनेस को फायदा पहुंचा रही है, कि कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें एक कंसेप्ट है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा तो सिटीजन्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे, सिटीजन्स ही कंज्यूमर्स होते हैं। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज पैरामाउंट व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमरिज्म। Okay, you cannot leave a consumer dissatisfied. Of course, he is not going to buy your product or service again if he is dissatisfied, but it is the responsibility of the business, and if the business is not taking its responsibility, then it is the responsibility of the government to ensure that the consumer is satisfied and some action is taken against such businesses who are not delivering what they promise. So all these activities come under the umbrella of consumerism. सोशल वेलफेयर की बात आ जाती है, इससे मतलब सोसाइटी का ओवरऑल एक वेलफेयर होना बहुत जरूरी है। और फिर ये लार्जर कंटेक्स्ट में डेफिनेशन है, तो इसमें मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, तो साथ में ये चीज भी ऐड इसमें कर दी गई है। अब कंज्यूमरिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो चीज़ प्रॉमिस करी जाती है वो जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, या जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करी जाती है उसमें वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें या कहीं ना कहीं कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाती है। तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे केसेस में कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमरिज्म की जरूरत पड़ती है। कंज्यूमर इज एक्सपोज टू many hazards, ठीक है, फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो फिजिकल हैजार्ड्स, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ठीक है, मतलब कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट या सर्विस मिल सकती है जिससे कंज्यूमर को एक फिजिकल हार्म हो जाए, मतलब उसको कुछ ना कुछ एक हेल्थ हैजार्ड एक तरीके से पोस्ट कर दे वो प्रोडक्ट। क्या जैसे मान लिया अगर कोई ऐसा मोबाइल फोन मिल जाए या कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसके यूज से या मतलब उसमें कुछ एक्सप्लोजन हो जाए। जैसे अक्सर हम लोग इस टाइप की न्यूज़ आ जाती है पेपर में या ऑनलाइन में, हम लोग इस टाइप की न्यूज़ हम लोगों ने देखी होगी, हम सभी ने, कि मोबाइल फ़ोन में एक्सप्लोजन हो गया। तो मोबाइल फ़ोन में एक्सप्लोजन हो जाता है तो कहीं ना कहीं इंजरी कॉज करता है। तो इस किस्म के या कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें एक्सप्लोजन के चांसेस रह सकते हैं, जिससे एक फिजिकल डैमेज, फिजिकल इंजरी कंज्यूमर को हो सकती है। So consumer is exposed to many hazards, physical, environmental and exploitation due to unfair trade practice. Environmental hazard में क्या आ जाएगा कि जैसे किसी के प्रोडक्ट या सर्विस के यूटिलाइजेशन से अगर कुछ पोल्यूशन कॉज हो रहा है, ठीक है, इवेंचुअली वो एक एनवायरमेंट को डैमेज होगा, एनवायरमेंट को अगर डैमेज होगा या इकोलॉजी को अगर डैमेज होगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है सिटीजन्स को तो होगा ही, कंज्यूमर्स को होगा ही। तो एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड पोज करती हैं ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज। एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात मैंने करी, जैसे कि कंपटीशन को दबा देना, ठीक है, किसी या एक तरीके से मोनोपोली अपनी किसी कोई बिजनेस अपनी मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश करे किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। अगर उसकी मोनोपोली चलती है वहां पर, तो फिर वो अपने हिसाब से वहां पे कंपटीशन नहीं थ्राइव करेगा, ठीक है, वहां पर छोटी फर्म्स थ्राइव नहीं कर पाएंगी। तो अगर एक ही सेलर होगा या एक या दो ही सेलर होंगे तो वो अपने मनमाने तरीके से प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करेंगे, क्योंकि उसका कंपटीशन नहीं होगा। जैसे एक टाइम पर आप अगर हम ये माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें, कंप्यूटर्स में जो लगते हैं या लैपटॉप्स में लगते हैं, तो उसमें दो ही मेन कंपनीज आती हैं, एक इंटेल आती है, एक एएमडी आती है। तो लेकिन काफी समय तक इंटेल ने इस प्रोसेसर की मार्केट को डोमिनेट किया है। आज पिछले 1-2-3 सालों से एएमडी इसमें compete कर रहा है और एएमडी अच्छे प्रोसेसर्स को ला रहा है। तो अभी कंज्यूमर्स के पास एक ऑप्शन है कि दे कैन गो फॉर आइदर इंटेल और एएमडी, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटेल डोमिनेटेड दैट मार्केट। तो उसमें होता क्या था कि जो इंटेल ऑफर करता था वो कंज्यूमर्स को लेना पड़ता था। जितने भी पीसी के मैन्युफैक्चरर्स थे, डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरर्स थे, या जितने भी लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर्स थे, वो इंटेल के ही प्रोसेसर्स को यूज करते थे। तो कहीं ना कहीं जब एक किसी कंपनी की मोनोपोली होने लगती है तो वो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। एक्सप्लॉयटेशन इस टर्म्स में हो सकता है कि जो प्राइस पर जो प्रोडक्ट को मिलना चाहिए वो उससे ज्यादा प्राइस पर मिलता है, या उसी प्राइस पर उससे कम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन आने लगता है
तो फिर कंपनी चाहती है कि भाई, उसको लगता है कि अगर वो ओवर प्राइस्ड कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करेगी अपना, तो फिर उसके हाथ से वो मार्केट चली जाएगी। तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन की संभावना कम होने लगती है। द कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट्स विच आर अनसेफ। अभी अनसेफ की मैंने बात करी थी, जैसे एक्सप्लोजन वगैरह हो जाए मान लिया किसी हैंडसेट में। फॉर कंजम्पशन सच एज ड्रग्स एंड अडल्ट्रेटेड फूड। अच्छा, ये वाली चीजें अब अक्सर आ जाती हैं, जैसे कि ड्रग्स नॉट जस्ट, मतलब कि जिसको हम लोग जनरली ड्रग्स की बात करते हैं जो इंटॉक्सिकेशन कॉज करती हैं वो। इसके अलावा ड्रग्स जनरली हम लोग जो मेडिसिन की बात करते हैं उसको भी हम लोग ड्रग्स की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे अगर कुछ हार्मफुल ऐसे ड्रग्स या हार्मफुल ऐसे मेडिकेशंस हैं जिससे कंज्यूमर्स, जिससे लोगों को नुकसान होने लग गया है या हो सकता है, तो ऐसे ड्रग्स से या ऐसे केमिकल से लोगों, कंज्यूमर्स को या इन जनरल लोगों को बचाने की जरूरत है। तो इसीलिए कंज्यूमरिज्म की जरूरत है। अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैगी वाला केस आया था, मैगी के ऊपर बैन लग गया था क्योंकि उसमें MSG पाया गया था, एक सब्सटेंस था मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये चीज देखी गई थी या स्टडीज में पाई गई थी कि इट इज वेरी हार्मफुल फॉर कंजम्पशन। तो ये मतलब ये फूड अडल्ट्रेशन का एक ये रिलेटेड मैटर था, तो इसलिए काफी समय तक मैगी के ऊपर बैन लगा। तो ये बैन क्यों लगा? ये बैन इसलिए लगा क्योंकि कंज्यूमरिज्म की वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को इन हार्मफुल या एडल्ट्रेटेड फूड आइटम से बचाने की जरूरत है। कुछ साल पहले जो ये रिफाइंड या कुकिंग ऑयल आता था, एक ब्रांड था धारा। तो धारा में भी इस तरीके से कुछ अडल्ट्रेशन की बात सामने आई थी, जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। हम लोग अक्सर, अच्छा ये कुछ टाइम पहले आपने ध्यान दिया होगा कि जितने ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी और कोक के जो ब्रांड्स, कोक के जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो उसी में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके, तो उसी में अलग अलग क्वांटिटीज में पेस्टिसाइड्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी पाई गई थी। तो ये अगेन फूड अडल्ट्रेशन का ही एक मैटर था और इससे लोगों को बचाने की जरूरत थी। तो ये सारे हमने जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये फूड अडल्ट्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स लोग नॉर्मल कोर्स में कंज्यूम करते हैं, उसमें अगर अडल्ट्रेशन हो जाता है, उसमें अगर मिलावट हो जाती है, अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट हो जाती है या ऐसा कुछ उसमें हार्मफुल केमिकल पाया जाता है विच इज अनसेफ फॉर कंजम्पशन, तो ऐसे केस में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि दिस when the consumer is going to consume such products, it is going to cause some kind of damage to their health. अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि खासकर जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स में अक्सर ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं ये डिटर्जेंट मिला दिया गया है। ठीक है, ये जितना जिस लेवल की उसमें प्योरिटी होनी चाहिए उस लेवल की प्योरिटी नहीं है। जितने भी हमारे जो पैकेट में मिल्क आता है उसके जो ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट सभी में कुछ ना कुछ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ ये पाया गया। तो फूड एडल्ट्रेशन के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। And products which may cause injury such as defective electrical appliances. Defective electrical appliances again जो मैंने अभी मोबाइल फोन की बात करी है, या कोई भी इस टाइप का अप्लायंस हो सकता है, जैसे कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है। तो उसमें कुछ मतलब अगर वो कोई इस टाइप का या कुछ डिफेक्ट है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सके, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने की पॉसिबिलिटी हो या कुछ और डैमेज होने की पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसी चीजों से कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन की जरूरत है। कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैल प्रैक्टिसेस एंड डिसीट बाय सेलर्स। अब मैल प्रैक्टिसेस में बहुत कुछ आ जाएगा, ओवर प्राइसिंग आ जाएगी, या पूरी इंफॉर्मेशन को रिवील ना करना भी आ जाएगा, डिसीट बाय सेलर्स। और या कोई डिफेक्ट है, अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सेल करना आ जाएगा, या उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट है पहले से कंज्यूमर्स को नहीं बताया गया डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और उसको बताया गया कि इसमें एक डिफेक्ट है और उसका प्राइस कम कर दिया गया, देन उसको मैल प्रैक्टिस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसमें डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट को छुपाया गया है और उसको उसी प्राइस में बेचा गया जैसे कि एक जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, तब वो एक मैल प्रैक्टिस की कैटेगरी में आ जाएगा। Consumers should have adequate rights and right of recourse to redressal measures against defaulting businessmen. तो इन सब केसेस की वजह से, फूड अडल्ट्रेशन की वजह से या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स की वजह से
या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, ओवर प्राइसिंग की वजह से, या प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल करने की वजह से, इन एक्टिविटीज की वजह से कंज्यूमर्स के पास कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए कि अगर उनको कुछ नुकसान होता है या अगर उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता, मतलब जो चीज प्रॉमिस करी गई है वो चीज नहीं मिलती है, तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं बिजनेस के खिलाफ, बिजनेसमैन के खिलाफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों रिलेटेड टॉपिक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। बस कंज्यूमरिज्म में हम लोग गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एनजीओज और इन सब चीजों को भी ले लेंगे, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ एक्ट आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो उसको हम लोग जब तब कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहेंगे। Consumer protection is a set of laws designed to safeguard the rights of consumers through fair trade, competition and accurate information in the marketplace। अभी मैंने ये सब बातें कही हैं, ये अभी ये वही चीज उसको दोबारा कही गई है इसमें कि इट्स अ सेट ऑफ लॉज। लेकिन जैसे कि इंडिया में जो 1986 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, जो अभी तक ऑलमोस्ट चल रहा था, पिछले साल 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पार्लियामेंट ने पास किया और उसने ये 1986 के लॉ को रिप्लेस किया, ठीक है। तो वो अभी जल्दी ही इन्फोर्स हो जाएगा, अभी वो इन्फोर्स नहीं हुआ था कुछ टाइम पहले तक, तो लेकिन फिलहाल 1986 का जो एक्ट है पिछले 30 साल से वही एक मेन मैकेनिज्म था कंज्यूमर राइट्स को या कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इन्फोर्स करने के लिए। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग आगे 1986 का एक्ट पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या बेसिकली मेन राइट्स हैं और क्या उसमें डिस्प्यूट रिड्रेसल का या डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2019 में जो अभी पिछले साल एक्ट पास हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। The laws are designed to prevent businesses that engage in fraud or unfair practices from gaining an advantage over competitors. They may also provide additional protection for those most vulnerable in the society. ठीक है, तो laws again these are designed to prevent businesses that engage in fraud. बिजनेसमैन को, बिजनेस फर्म्स को, ठीक है, कंपनीज को फ्रॉड में एंगेज करने से रोकने के लिए और कंज्यूमर्स के राइट को प्रोवाइड करने के लिए और बिजनेस को या फर्म्स को कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अनफेयर एडवांटेज यूटिलाइज करने से रोकने के लिए कंज्यूमर्स की जरूरत है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे लॉज की जरूरत है। They may also provide additional protection for those most vulnerable in the society. तो एडिशनल प्रोटेक्शन किन लोगों को? मोस्ट वल्नरेबल इन द सोसाइटी, मतलब वो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन या वो सेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स जिनके, जो शायद फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है या जिनका लिटरेसी लेवल उतना नहीं है या जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो उनको मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो शायद किसी लीगल रिकोर्स को नहीं जा सकते, मतलब नहीं ले सकते हैं, उनके पास शायद उतने पैसे नहीं है कि वो किसी कोई लीगल फर्म की सर्विसेज को हायर कर पाए, ठीक है, या उनको पता ही नहीं कि उनके पास क्या राइट्स हैं। तो जो वो सेक्शन जो है, जनरली जो पुअर सेक्शन होता है, जो गरीब एक तबका होता है, गरीब वर्ग होता है, वो उसमें आता है, जो एक मोस्ट वल्नरेबल हो जाता है सोसाइटी में, जो एक विच इज एट हायर रिस्क ऑफ बीइंग चीटेड बाय बिजनेसमैन या सेलर्स। Consumer protection laws are a form of government regulation which aim to protect the rights of consumers. For example, the government may require businesses to disclose detailed information about products. अभी मैंने ये बार-बार ये बात रिपीट करी है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन कंसील करी जा रही है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अनफेयर प्रैक्टिस में आ जाता है। तो गवर्नमेंट में रिक्वायर बिजनेसेस टू डिस्क्लोज डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली इन एरियाज वेयर सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ इज एन इशू सच एज फूड। तो देखिए, जो जितने भी पैकेज फूड होते हैं, तो उसमें जो पैकेट में उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना ग्राम है और टोटल उसका वेट कितना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस with the help which help consumers make better choices in the marketplace and get help with consumer complaints. Of course, consumer protection is linked with the idea of consumer rights. कुछ ना कुछ इसमें 5-6-7 किस्म के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कंज्यूमर्स के कुछ अधिकार मिलते हैं और इट्स कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें, देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स या कुछ एक तरीके से कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, जहां पर अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि जो चीज प्रॉमिस करी गई थी उसको नहीं मिली है या उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो वो उन कोर्ट्स में
कंज्यूमर फोरम्स में वहां पर जा सकता है और वहां पर एक मैटर रिजॉल्व हो सकता है। अब आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली? ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स यानी या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी ये एक्ट ही कुछ ऐसी अथॉरिटीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन देता है जहां पर अगर बायर और सेलर, बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, कोई लैपटॉप परचेज करता हूँ फ्लिपकार्ट से या ऑफलाइन किसी स्टोर से परचेज करता हूँ और उसमें कुछ डिफेक्ट मिलता है और वो रिटर्न नहीं होता, या उसमें अगर जो वारंटी बताई गई है वो वारंटी के हिसाब से उसमें रिपेयर नहीं किया जाता है, तो फिर जो भी कंज्यूमर है वहां पर, जो भी बायर है वो वहां पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में या स्टेट कमीशन में या नेशनल फोरम में, जैसे भी हम देखेंगे यहाँ पर तीन लेवल पर या 3 टियर एक मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रेड्रेसल का, वहां पर अप्रोच कर सकता है और वहां पर वो मैटर रिजॉल्व हो सकता है। कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स पर आते हैं। तो इसमें क्या क्या राइट्स हैं देखते हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो कंज्यूमर्स के पास क्या राइट है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, या इसको अक्सर ये भी बोला जाता है कि राइट टू सेफ्टी। कुछ बुक्स में, कुछ वेबसाइट्स में आप देखेंगे तो राइट टू सेफ्टी लिखा रहेगा। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्रोटेक्टेड आर वन एंड द सेम। तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग से या सेलिंग से बचाना जो कि किसी की लाइफ के लिए हैजार्डस हो सके। जैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में एसिड ओपनली नहीं मिलता है, एसिड का कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है या घर में कुछ या किसी चीज के लिए एसिड की जरूरत हो सकती है, कहीं ना कहीं एसिड सेल भी होता है, लेकिन ओपनली उसका कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग नहीं होती है क्योंकि इट इज हैजार्डस टू लाइफ। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, वो तो ओपनली आपको उसका कहीं एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलेगा या ओपनली आपको कहीं जाएंगे तो ऐसे भी नहीं मिलेगा मार्केट में। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब कितना उसकी पावर है। जैसे पोटेंसी जनरली एक मेडिसिन के कंटेक्स में वर्ड इस्तेमाल होता है या किसी ड्रग के कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। पोटेंसी का मतलब कि उसकी पावर, उसका एफिकेसी, एक तरीके से कितना असर करेगी वो। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, कितनी उसकी क्वालिटी है, क्या कितनी क्वांटिटी है, मतलब पैकेट में उसका लिखा रहता है कितने ग्राम का वो टोटल इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कंज्यूमर का एक ये राइट है, ये बिजनेसेस के पास या गुड्स या फर्म्स के पास ये ऑप्शन नहीं है, ये उनके लिए कंपल्जन है क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है इन चीजों के बारे में जानना। क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में पता होना इज अ राइट ऑफ कंज्यूमर्स। राइट टू बी एश्योर्ड वेरेवर पॉसिबल ऑफ एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वाला जो राइट है, राइट नंबर 3, राइट टू बी एश्योर्ड, वो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का मतलब ये राइट टू चूज है। ये कुछ बुक्स में लिखा रहता है राइट टू चूज के नाम से। तो चूज, कोई भी कंज्यूमर चूज कैसे कर पाएगा जब उसके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, अगर एक ही प्रोडक्ट मार्केट में है तो चॉइस का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगर मोनोपोली सिचुएशन है, देयर इज ओनली वन सेलर। फॉर एग्जांपल अभी मैंने माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करी, तो प्रोसेसर्स में 2 बड़े प्लेयर्स हैं, इंटेल और AMD। फॉर एग्जांपल काफी समय तक AMD कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो इंटेल ने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था, तो वहां पर राइट टू चूज था ही नहीं एक तरीके से। ऑफकोर्स वहां पर एक सेकंड कंपनी थी लेकिन इट वाज अ डिस्टेंट सेकंड, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था। तो राइट टू चूज प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे वो लोग जो वो प्रोसेसर्स को परचेज करना चाह रहे थे। ठीक है, तो देयर वाज नो वैरायटी ऑफ गुड्स, देयर वाज नो वैरायटी ऑफ सर्विस, और कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात ही नहीं है। जितना इंटेल ने प्राइस रख दिया उतना रख दिया। और ये किसी भी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लागू होता है जहां पर प्रॉपर फेयर कंपटीशन नहीं है। ठीक है, अब ये कंपटीशन इस वजह से भी हो सकता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो compete कर पाए जो मार्केट लीडर है उसे, या मार्केट लीडर अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो अपने कंपटीशन को दबाने की कोशिश करे। लेकिन जहां पर भी पॉसिबल हो, ये कंज्यूमर्स का राइट है कि
they should have an option to choose, or they should have access to a variety of goods and services, and that too at competitive prices. Unfair prices nahi. Right to be heard and be assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate fora. ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग में एरर है. ये FORA, ये दिस इज सिंगल वर्ड. फोरा मीन्स इट्स अ प्लूरल ऑफ फोरम. फोरम FORUM, उसका जो प्लूरल सेंस हम लोग यूज करते हैं फोरा. तो यहाँ पर इस राइट का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स की जो कोई भी इस तरीके की शिकायत है, ठीक है, कोई भी उनका एक कंसर्न है, दैट तो वहां पर कोई ना कोई एक अप्रोप्रिएट एक मंच, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कंज्यूमर्स को, जहां पर उनके इंटरेस्ट को या उनकी शिकायत को, उनकी कंप्लेंट को सुना जाएगा. तो राइट टू बी हर्ड. नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, और इसके बिना बाकी सारे राइट्स बेकार हैं. तो राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस और अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. जो राइट टू सीक रिड्रेसल है, ये वो राइट है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. तो वो फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, और बाकी जितने भी हमारे जो राइट टू फ्रीडम और ये सब राइट्स हैं, ये सारे राइट्स तभी एक तरीके से इनको एक पावर मिलती है जब इन राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट पे, अगर इन राइट्स के ऊपर कुछ हार्म पहुंचता है, कोई क्षति पहुंचती है, तो जो सिटीजन्स हैं वो कोई ना कोई कोर्ट में जाकर उसकी रेमेडी ले सकें. तो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मतलब ये कि वो आर्टिकल 32 में अगर कोई ये कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का अगर इन्फ्रिंज होता है, ठीक है, तो वो सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. तो अगर ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड ना किया जाए, आर्टिकल 32 ना हो, तो फिर बाकी सारे राइट्स हो गए मतलब ही नहीं रह जाता. क्योंकि मान लिया कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी दे दिया, ठीक है, राइट टू फ्रीडम दे दिया, लेकिन अगर वो राइट इन्फ्रिंज होता है और सिटीजन अगर कोर्ट नहीं जा सकता, तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं, तो उस राइट का कोई मतलब ही नहीं है. तो उसी तरीके से ये हमारे पास जो इनिशियली इतने सारे राइट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लिखा हुआ है इसमें कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड है, अश्योर्ड है, मतलब राइट टू चूज है, राइट टू बी हर्ड है. लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी एक राइट अगर फॉलो नहीं हो पाता, या कोई एक बिजनेस है वो कुछ हैजार्डस प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर देता है, या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो कंज्यूमर के पास क्या ऑप्शन है? तो कंज्यूमर के पास जब तक ये वाला राइट नहीं है, राइट टू सीक रिड्रेसल, तब तक बाकी सारे राइट्स का मीनिंग नहीं है. तो ये राइट्स टू सीक रिड्रेसल है, इसकी वजह से कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. और लास्ट में है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है, तो कंज्यूमर ये हमारे पास जो है, ये कितने राइट्स हो गए? 4 तो 6 राइट्स. तो बेसिकली ये 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है. इसमें नेक्स्ट आते हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज. अगर कोई मतलब डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा? तो कंज्यूमर्स अप्रोच कर सकता है इन 3 एजेंसीज को. ये 3 एजेंसीज हैं जहां पर इस किस्म के कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर सुनवाई होगी और कोई ना कोई जजमेंट पास किया जाएगा. अगर ये पाया गया कि सेलर या मैन्युफैक्चरर की गलती है, तो प्रॉपर इसमें कॉम्पनसेशन मिलता है. तो 3 लेवल पर ये काम करता है. इट्स अ 3 टियर सिस्टम: डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. और इसमें सिस्टम ये है कि हालांकि अभी जो 2019 में जो नया एक्ट पास हुआ है, तो उसमें ये थोड़ा सा चेंज आ गया है, उसमें ये इनकी लिमिट्स बढ़ गई. तो अदरवाइज जो इनिशियली इसमें लिमिट्स थी, या अभी तक जो लिमिट्स इसमें ऑपरेट कर रही थी, कि अगर जो डिस्प्यूट है उसका जो फाइनेंशियल जो लिमिट है अगर वो 20 लाख तक का है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसका प्रोसीडिंग्स चलेंगी और वहां पर जो जजमेंट पास किया जाएगा, ऑफकोर्स उसके हिसाब से आगे पार्टीज को फैसला मानना पड़ेगा, या फिर वो अपील कर सकते हैं आगे स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में. अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का फाइनेंशियल वैल्यू का अगर कोई केस आता है, यानी कोई एक्सपेंसिव आइटम है, ऐसा कुछ है, तो फिर वो मैटर जाएगा स्टेट कमीशन में. तो स्टेट कमीशन वहां पर जो केस है वहां पर उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी और उस हिसाब से उसका जजमेंट होगा, और उसकी अपील ऑफकोर्स नेशनल कमीशन में की जा सकती है.
और लास्टली जो नेशनल लेवल पर जो ये जो बॉडी है जो ये कंज्यूमर केसेस को देखती है वो नेशनल कमीशन है। तो नेशनल कमीशन में जो 1 करोड़ से ऊपर के केसेस आ जाते हैं वो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में उसकी वो केसेस की वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चलती है और उस हिसाब से वहाँ पर जजमेंट किया जाता है। हालांकि अभी जो 2019 में जो एक्ट पास हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो उसमें ये जो बॉडीज हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उनकी लिमिट्स रिवाइज हो गई हैं। ये लिमिट्स बढ़ गई हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की, स्टेट कमीशन की और नेशनल कमीशन की भी, और वो खैर हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमरिज्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड in the next lecture we'll continue with Consumer Protection Act 2019.